Good morning students. Today I will teach you history part of class 8th. We have completed first chapter of history and many students saying that they have not got any PDF of the question answer of this chapter. We have completed very short answer but जो large question है या जो लॉन्ग क्वेश्चन है सॉरी जो लॉन्ग क्वेश्चन है उनका PDF आपको मिल जाएगा। 2 क्वेश्चंस का तो आई थिंक आप लोगों को मिल चुका है और जो रिमेनिंग 3 क्वेश्चंस है उसका PDF भी आपको जल्दी ही मिल जाएगा। एंड वी हैव स्टार्टेड सेकंड चैप्टर। इन दिस चैप्टर द फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरीज हम लोग ये पढ़ेंगे कि कैसे जो फॉरेनर्स थे या फॉरेनर ट्रेडर्स थे वो ट्रेड करने के लिए आए ट्रेड टू टेरिटरी और कैसे उन्होंने टेरिटरी पर अपने फुट होल्ड यानी कि अपने पैर जमा लिए। हम बात कर रहे हैं ब्रिटिशर्स की जो कि एज ए ट्रेडर आए थे बट ग्रेजुअली दे कंट्रोल्ड ऑन द टेरिटरी ऑफ इंडिया और उन्होंने इंडिया की टेरिटरी पर कंट्रोल कर लिया था। तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा सेकंड टॉपिक। टेक आउट पेज नंबर 11 ऑफ सेकंड चैप्टर। तो जब भी आप कभी वीडियो देखते हैं तो प्लीज़ ओपन योर बुक एंड रीड अलॉन्ग विथ मी। जो टॉपिक मैं आपको पढ़ा रही हूँ उस टॉपिक को रीड भी करना है। बिना रीड किए आपको टॉपिक नहीं समझ में आएगा। तो प्लीज़ ओपन योर बुक पेज नंबर 11 और जो टॉपिक हमने स्टार्ट किया है वो है अराइवल ऑफ द ब्रिटिश इंडिया कंपनी। अराइवल ऑफ द ब्रिटिश इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी का भी हम अराइवल पढ़ सकते हैं इसमें कि उसका अराइवल कैसे हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी का इस्टेब्लिशमेंट इंडिया में कैसे हुआ। एज वी ऑल नो दैट ब्रिटिशर्स केम टू इंडिया एज अ ट्रेडर। वो एज ए ट्रेडर आए थे। पहले उन्होंने अपनी एक कंपनी सेटअप करी थी ड्यूरिंग मुगल पीरियड। ईस्ट इंडिया कंपनी उन्होंने सूरत में स्टैब्लिश करी थी बट व्हेन दे सो द internal conflicts in India and they took advantage of this situation and they imposed their control over India और उन्होंने अपना जो है कंट्रोल यहाँ पर इस्टेब्लिश कर लिया था। एंड दे बिकेम रूलर फ्रॉम ट्रेडर। वो ट्रेडर से क्या बन गए थे, रूलर बन गए थे। तो इसी जर्नी और इसी स्टोरी को हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे ब्रिटिशर्स इंडिया में आए, उन्होंने सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी कहाँ पर इस्टेब्लिश की और उन्होंने कैसे यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन को अपने हाथों में ले लिया था। लेट्स वी स्टार्ट। तो सबसे पहले तो क्या होता है, जो लंदन मर्चेंट्स थे, जो व्यापारी थे, उनको रॉयल चार्टर दिया था क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट ने। ये रॉयल चार्टर क्या था? रॉयल यानी कि शाही चार्टर। चार्टर एक परमिशन लेटर था कि वहाँ के लंदन मर्चेंट्स को एक परमिशन मिला था ट्रेडिंग टू ईस्ट इंडीज़। ईस्ट इंडीज़ का मतलब है कि ईस्ट के कंट्रीज़ से, ईस्ट इंडीज़ यानी कि ईस्टर्न साइड की जो कंट्रीज़ हैं उनसे ट्रेड करना, उनसे व्यापार करने की परमिशन क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट ने दे दी थी। इंग्लैंड की जो महारानी थी उन्होंने एक रॉयल चार्टर यानी कि शाही चार्टर यानी कि शाही लेटर दे दिया था, परमिशन लेटर दे दिया था टू लंदन मर्चेंट्स को। आई एम रीडिंग, यू ऑल्सो रीड। क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट ऑफ इंग्लैंड ग्रांटेड अ फॉर्मल रॉयल चार्टर to the London merchants trading the East Indies, hoping to break the Dutch monopoly of spices trade in what is now Indonesia। यानी कि उन्होंने लंदन मर्चेंट्स को परमिशन दे दी थी क्वीन एलिजाबेथ ने कि आप जो ईस्ट इंडीज़ है यानी कि ईस्टर्न साइड की जो कंट्रीज आप उससे ट्रेड कर सकते हैं। और ये होप की थी, ये उम्मीद कराई थी कि जो डच है उनका जो मोनोपोली है, मोनोपोली यानी कि एकाधिकार, एकमात्र उन्हीं का राइट था स्पीसीज ट्रेडिंग पर, यानी कि मसालों का जो व्यापार करने का था, जो उनकी मोनोपोली है वो इसको ट्रेड कर सकेंगे, तोड़ कर सकेंगे। कौन तोड़ सकेगा? लंदन मर्चेंट्स उनकी मोनोपोली को, उनके एकाधिकार को तोड़ सकेंगे। इसलिए क्वीन एलिजाबेथ ने फॉर्मल रॉयल चार्टर ग्रांट कर दिया था, प्रदान कर दिया था लंदन मर्चेंट्स को टू डू ट्रेड विद East Indies countries. During its first century of operation, the focus of company was trade. लेकिन जब कंपनी का जो पहला फोकस था वो सिर्फ ट्रेड करने का ही था, उसका रूल करने का कोई फोकस नहीं था।
उसका ये फोकस नहीं था कि वो इंडिया का जो रूल है, एडमिनिस्ट्रेशन है, वो अपने हाथों में ले लेंगे। नॉट बिल्डिंग ऑफ एन एम्पायर, मतलब किसी साम्राज्य बनाने का या किंगडम बनाने का, रूल करने का कोई ऐसा उनका एम नहीं था। द फर्स्ट एम ऑफ द कंपनी वॉज ट्रेड, वो सिर्फ और सिर्फ ट्रेड था। इंग्लिश ट्रेडर frequently engaged in the hostilities with the Dutch and the Portuguese counterparts in Indian Ocean, यानी कि इन द इंडियन ओशन, जो इंडियन ओशन की साइड में जो हमारा इंडिया का साउथर्न पार्ट पड़ता है, तो इंडियन ओशन में यानी कि लगातार वो उनसे हॉस्टिलिटीज़ का मतलब होता है शत्रुता, यानी कि उनको इनिमी मानते थे, इनिमिटी में बिजी थे, किनके साथ में, डच और पोर्टुगीज काउंटर पार्ट्स का मतलब होता है उनके समकक्ष, यानी कि उनके समांतर जो डच और पोर्टुगीज थे वो उनके साथ में जो ब्रिटिश लोग थे वो हमेशा क्या थे, हॉस्टिलिटी में यानी कि शत्रुता में ही बिजी थे। द कंपनी अचीव्ड अ मेजर विक्ट्री ओवर द पोर्टुगीज, लेकिन कंपनी को, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसको बड़े विक्ट्री मिली, बड़ी जीत मिली, किस पर मिली, पोर्टुगीज़ को। पोर्टुगीज़ जिसको हिंदी में पुर्तगाल कहते हैं, इनके ऊपर एक बड़ी जीत मिली इन द बैटल ऑफ स्वैली, इन द बैटल ऑफ स्वैली इन 1612, यानी कि 1612 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने पोर्टुगीज को हरा दिया था। ठीक है। द कंपनी डिसाइडेड टू एक्सप्लोर द फैसिबिलिटी ऑफ गेनिंग अ टेरिटरी फुटहोल्ड इन मैनलैंड इंडिया। अब कंपनी ने डिसाइड कर लिया था, जब इसके जो क्या कहते हैं, इसकी जो कॉम्पिटिटर थे डच और पोर्टुगीज़, जब इन दोनों को इसने हरा दिया था, डच और पोर्टुगीज़ को, अब इसको लगने लगा था कि अब ये यहाँ पर अपने जो फुट होल्ड्स है वो जमा सकता है, टेरिटोरियल फुट होल्ड है, पैर जमा सकता है, यहाँ पर अपना एम्पायर खड़ा कर सकता है। द कंपनी डिसाइडेड टू एक्सप्लोर द फैसिबिलिटी पॉसिबिलिटी। सुन रहे हो, अगर आप बुक खुली हुई है, बुक पढ़ रहे हो एक एक लाइन मेरे साथ में, तो आपको वीडियो भी अच्छे से समझ में आएगा। एंड वीडियो लाइक करना है, चैनल सब्सक्राइब भी करना है। द कंपनी डिसाइडेड टू एक्सप्लोर द फैसिबिलिटी ऑफ गेनिंग अ टेरिटरी फुटहोल्ड, यानी कि टेरिटोरियल फुटहोल्ड का मतलब है कि क्षेत्रीयता पर, यहाँ के टेरिटरी पर, यहाँ के क्षेत्र पर, यहाँ के रीजन पर अपने पैर जमाने की पॉसिबिलिटी को वो एक्सप्लोर करने लगे। उन्होंने कहा कि अब उनकी ये पॉसिबिलिटी बन गई, अब संभावना है कि यहाँ पर वो अपने पैर जमा सकते हैं इन मैनलैंड इंडिया, विद द ऑफिशियल सैंक्शन फ्रॉम बोथ ब्रिटेन एंड मुगल एम्पायर। उन्होंने दोनों तरफ से ऑफिशियल सैंक्शन करवा लिया, कहाँ से, ब्रिटिश से भी करवा लिया, ब्रिटेन से भी और मुगल एम्पायर से भी। इन 1612, अब बात करते हैं हम 1612 में ही तो इन द बैटल ऑफ स्वैली में पोर्टुगीज को हराया था ब्रिटिशर्स ने ईस्ट इंडिया कंपनी में। अब क्या होता है, 1612 में जहांगीर, मुगल एम्परर जहांगीर का नाम सुना है आपने, जहांगीर जिसका नाम सलीम था, ठीक है, हु वॉज द सन ऑफ द ग्रेट अकबर, जो कि अकबर का बेटा था, ये मुगल एम्परर, इसके ड्यूरिंग पीरियड में, इसके शासनकाल में या इसके कोर्ट में सर थॉमस राव टू विजिट मुगल एम्परर। सर थॉमस रॉय विजिट होते हैं, आते हैं मिलने इनसे इन 1612 में, टू अरेंज फॉर ए कमर्शियल ट्रीटी, और इनसे कमर्शियल ट्रीटी करते हैं, यानी कि एक व्यापारिक ट्रीटी करते हैं, एक व्यापारिक संधि करते हैं कि हम दोनों मिलके क्या कर लेते हैं, अब ट्रेड कर लेते हैं। तो सर थॉमस रॉय विजिटेड टू एम्परर जहांगीर, ये यहाँ पर आते हैं टू विजिट द मुगल एम्परर नूरुद्दीन सलीम जहांगीर, इनका पूरा नेम है, टू अरेंज, और इन्होंने अरेंज की थी फॉर अ कमर्शियल ट्रीटी दैट वुड गिव द कंपनी एक्सक्लूसिव राइट। और इस ट्रीटी में कंपनी को बहुत ही एक्सक्लूसिव यानी कि स्पेशल राइट्स मिले, एंड इस्टेब्लिश फैक्ट्रीज इन सूरत एंड अदर एरियाज, और यहाँ से परमिशन भी मिल गई कि जो ब्रिटिशर्स हैं, ये ब्रिटिश मर्चेंट्स हैं, वो ईस्ट इंडिया कंपनी इस्टेब्लिश कर सकते हैं सूरत में और अदर एरियाज़ में। तो सर थॉमस रॉय और किसके बीच में, जहांगीर के बीच में ट्रीटी होती है 1612 में। कब होती है बेटा, 1612। एंड दिस ट्रीटी गेव एक्सक्लूसिव राइट टू कंपनी,
और इस ट्रीटी ने क्या दिया, एक्सक्लूसिव राइट्स दिए कंपनी को, कुछ खास अधिकार दिए। एक्सक्लूसिव राइट्स का मतलब है कि उनको कंसेशन मिलने लगे टैक्स वगैरह में, कि जो व्यापार वो यहाँ से कर रहे थे, गुड्स यहाँ से लेकर के जा रहे थे, अब उसको थोड़े से क्या कर दिए, टैक्स फ्री कर दिए, या फिर कुछ टैक्स में रिड्यूस कर दिया, कुछ टैक्स में कमी कर दी गई। तो इस तरीके से एक्सक्लूसिव राइट्स मिलने लगे एंड दे गॉट राइट टू इस्टेब्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी इन सूरत एंड अदर स्टेट्स। इन रिटर्न द कंपनी ऑफर्ड, अब क्या किया, जब मुगल एम्परर ने उनको अधिकार दे दिए, ये परमिशन दे दी, यस यू कैन डू ट्रेड इन इंडिया, यू कैन इस्टेब्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया, कि तुम अपनी कंपनी भी इस्टेब्लिश कर सकते हो, गुड्स पर तुम लोगों को कंसेशन भी मिल जाएगा। तो इसके बदले में इन रिटर्न, तो बदले में कंपनी ने क्या ऑफर्ड किया, कंपनी ऑफर टू प्रोवाइड द एम्परर विद गुड्स एंड द रेरिटीज़ फ्रॉम द यूरोपियन मार्केट, कि यूरोप के मार्केट से जो गुड्स होगा, जो सामान होगा, और रेरिटीज़ जो इंडिया में अवेलेबल नहीं है, यूरोप की जो बहुत रेयर चीज़ है यूरोप के मार्केट में मिलती है, वो आपको हम ऑफ़र करेंगे। तो इस तरीके की ट्रीटी किनके बीच में